जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया। बच्चों ने बहुत सियासत, मुझे लगता है जो बाद में आए थे ना, उन्होंने आज इनको तैयार किया था किसी भी तरह से ना पास पेपर 4 आज करा लो। मुझे सब पता है, तुम लोगों का, ठीक है ना, सियासतों का। कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन? अच्छा, करना ये इन एनी केस था ही, ऐसी बात नहीं है। देखो, कोई भी चीज मैंने कही है ना कि करेंगे और नहीं हुई है तो आखिरी दिन भी करके इंशाल्लाह जाएंगे घर। ऐसा नहीं होगा कि वो नहीं हो, आगे पीछे तो फिर होता रहता है, आपको पता है। फिर जब आगे चल पड़ते हैं तो फिर हम चल पड़ते हैं, फिर वो टाइम नहीं मिला। अब देखो ना, रीवेल सोचा था रीवेल के साथ करेंगे, रीवेल ने साथ ही नहीं लेने दिया। अच्छा जी, बात यहां से शुरू हुई थी हमारे एसेट की लाइफ। मैं ये चाह रहा था कि क्वेश्चन जो है ना ये फिर एक ब्रेक बगैर ही करें, इसलिए अलग से कॉन्सेप्ट दे दिए। डिस्काउंट वाला भी ऐसे ही, ये यूजफुल, ये आउटपुट मेथड का भी। अब इधर देखो, एस्टिमेटेड लाइफ गिवन है इन मशीन आवर्स, तो डिवाइड करेंगे कॉस्ट लेस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय 12,000 से, तो ये आ जाएगा। अच्छा जी, तो आपके पास पर आवर डेप्शन आ जाएगी। अब वो कहता है मशीन आवर्स यूज्ड ड्यूरिंग द ईयर 31 दिसंबर 13, 14 एंड 15 आवर इतने इतने एंड इतने रिस्पेक्टिवली। ठीक हो गया? अभी यहां तक भी अमन है। यहां पे क्या आ गया? अपग्रेड भी और चेंज इन एस्टीमेट भी। वैसे तो चेंज इन एस्टीमेट ना भी तो सिर्फ अपग्रेड भी हो जाए तो हमारा ट्रीटमेंट ही हमने सेम बना लिया है कि इधर अपग्रेड हुआ तो अब कॉस्ट चूंकि चेंज हो गई है तो उस कॉस्ट को पकड़ के उस दिन खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ निकालो। लेकिन यहां पे तो एस्टीमेट चेंज भी था। क्या कहता है? कहता है इन 15 ऑन जैकब यानी 15, यानी हमने खरीदा कब था? 13 में। 13 गुजरा, 14 गुजरा, ये 2 साल गुजर चुके थे, इतने घंटे चल चुका था। ये कितने घंटे बनते हैं? 5200, 5200 आवर्स ये चल चुका था कि तीसरे साल के पहले दिन डेल्टा डिसाइडेड टू अपग्रेड द मशीन बाय एडिंग अ न्यू कंपोनेंट एट अ कॉस्ट ऑफ 1753। अब वो खुद बोल रहा है अपग्रेड तो अगली बात की जरूरत नहीं थी, लेकिन आगे भी उसने बता दिया इस अपग्रेड से ये हुआ है, ये हुआ है, ये हुआ है। हालांकि अपग्रेड भी काफी थी बात, ठीक है। तो क्या कह रहा है? दिस अपग्रेड लेड टू अ रिडक्शन इन प्रोडक्शन टाइम पर यूनिट। ये एक एफिशिएंसी होती है, इसको कहते हैं एफिशिएंसी बढ़ गई कि इस अपग्रेड से, ये पुर्जा लगाने से आपकी प्रोडक्शन टाइम कम हो गया, एक यूनिट बनाने पे टाइम कम लगता है, तो ये कैपिटलाइज होना चाहिए। यहीं से पता लग गया। being manufactured by machine, the upgrade also increased the estimated remaining life of machine on Jacobs January to, एक मिनट, लेट्स सी बचे हुए कितने थे। अगर टोटल 12,000 घंटे इसकी लाइफ के स्टार्ट में थे और 13 और 14 में 5200 घंटे चल चुका था ये, तो रिमेनिंग लाइफ इस दिन जैकब ने बनाया थी कितनी? वैसे 6800 आवर्स रिमेनिंग लाइफ थी। वो कह रहा है अपग्रेड की वजह से अब ये कितनी हो गई है? 8000। तो रिमेनिंग लाइफ भी चेंज होगी, एस्टीमेट चेंज हो गया, और साथ ही साथ वो कह रहा है रेजुअल वैल्यू भी बदल गई है। अब कहानी सिर्फ डराने की हद तक मुश्किल है, वरना तो अपनी तरतीब तैयार है। क्या? यकम जनवरी, बस अब आउटपुट मेथड था वो फर्क था, वरना अब यकम जनवरी 13 से एसेट को शुरू कराएंगे, पहला साल डेप्ट करेंगे, दूसरा करेंगे और 15 में पहुंच जाएंगे। 15 में एस्टीमेट चेंज के दिन की बुक वैल्यू आ गई, उसमें अपग्रेड को ऐड कर देंगे, रिवाइज बुक वैल्यू आ गई, उसको 8000 से डिवाइड करेंगे रिमेनिंग लाइफ से। रिमेनिंग लाइफ यही है ना, ठीक है। और रेजुअल वैल्यू भी नई वाली ले लेनी है, तो मसला तो था ही कोई नहीं। और फिर इस वर्किंग, इस फॉर्मेट की वर्किंग से एक्सट्रैक्ट्स बनाना, वो तो अब आप लेफ्ट हैंड से कर लेते हैं, ठीक है। तो किसको 1400 क्या है? नहीं, क्यों इग्नोर करेंगे? उस साल में तो उतने घंटे ही चला है। अभी कर लेते हैं, अभी कर लेते हैं। हाँ बोलो बोलो बोलो। तो 8000 तो टोटल में चेंज आया ना, तो 15 वाले साल में चला कितना है? वो तो 1400 ही चला है ना। ये एक्चुअल जो चला है, वैसे तो प्लांट वहीं पे लगा होता है, पता नहीं क्या रहे चला है। चलो डिस्पोजल भी करना था रिवैल्यूएशन का। वर्किंग किधर करें? उधर से ही करें। एक यार तुम लोग पहली 2 लाइनें छोड़ के पीछे बैठा करो ना यार, पहली तो बिल्कुल छोड़ दिया करो जब तक फुल एंड तक क्लास नहीं भरती है। यहां से वर्किंग शुरू कर रहा हूं। फिर क्वेश्चन नंबर केड़ा है? ये पास पेपर है, पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 4। किताब का पेज नंबर अभी मैं आपको नहीं बता सकता, वैसे आपको बता सकता हूं लेकिन फिलहाल रहने दें, किताब ओपन करनी पड़ेगी जी। वर्किंग 1, डेट, डिस्क्रिप्शन, उसके बाद
प्लांट। अच्छा देखो, एक ही एसेट है ना, ये वर्किंग बड़े आराम से हो जाती है, ठीक है। और इसी में ही अगर रीवैल्यूएशन मॉडल भी आ जाए तो आगे 2 कॉलम ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी बच्चों, किस दिन खरीदा एसेट? यकम जनवरी 2013 पे, लेकिन कॉस्ट इसकी कोई ऐसे ही नहीं निकल आनी, इसके लिए वर्किंग 2 ओपन कर ले। असल में इसको वर्किंग 1 इसलिए बोला है कि एक्सट्रैक्ट रिक्वायरमेंट है ना। 13 गुजरेगा, 14 गुजरेगा, 15 के अंदर अपग्रेड होगी। मेरे ख्याल में तो यहाँ तक काफ़ी है इतनी कुछ जगह पे, लेकिन यहाँ पे वो जो नहीं बनना। कितनी चीज़ें हैं, 1 2 अलग ही कर लेते हैं। वर्किंग नंबर 2 कॉस्ट ऑफ प्लांट निकाल लेते हैं। हाँ जी, लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस मैं तो कहता हूं डायरेक्ट ही ना कर दें लिस्ट प्राइस को नेट ऑफ, या चलो अलग अलग स्टेप वाइज करना है। लिस्ट प्राइस लिखो, लिखो 1000 में कर रहे हो भाई, नेट वालों अब नेट कर लेना, मैंने लिख दिया है ना, अब नेट कर दें, नेट कर दें, हो गया। अब लेस करें इसमें से ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 5%। जी एक मिनट, यहां पे वर्किंग शो कर दे तो 9200 का 5% कितना जी? वैसे एक्सट्रैक्ट्स भी ना 3 साल के हैं। चलो अल्लाह करसी आ जाती, वो परला बोर्ड भी छोड़ के आया हूं ना आप कोने वालों के लिए यार। जी 9 ये कितना 9200 था, और ये आ गया 460। अब नेट कितना आ गया 87। अब ये है पेएबल, यानी इससे एंट्री हुई होगी, ठीक है ना। इसको मैं कह सकता हूं ये परचेज प्राइस है, हमने खरीदा इसको कितने का था। अब सवाल में नहीं लिखा हुआ किस दिन खरीदा था, और खरीदा चलो यकम जनवरी 13 को था, किस दिन पेमेंट की थी, लेकिन सवाल ने सिर्फ ये लिख दिया अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट टेकन। इसका मतलब पहले खरीदा उधार पे गया था और फिर उस पर डिस्काउंट मिल गया। तो इसको भी क्या करना है, एसडी कॉस्ट में से। तो अब सेटलमेंट डिस्काउंट जब लेस करना है, सेटलमेंट डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट भी इसको कहते हैं। ये एंड वालों नजर आ रहा है? ओके, इनको गुजारा हो रहा है या सही नजर आ रहा है? हाइब्रिड वालों जरा ओके करो, नजर आ रहा है? उनको सही नजर आता है, वैसे उनको ना वो एलसीडी लगी है ना, उनको सही नजर। जी ओके, हाथ खड़ा कर दें। ओके हाइब्रिड वालों हाथ खड़ा करो, ओके है तो खड़ा करो हाथ। कुछ बच्चों ने नहीं हाथ खड़ा किया। ये यार तस्वीर भी सही नहीं आ रही है वाली, ये आप देखो तो सही कैसी नजर आ रही है, ठीक है ना। ये मुझे उस एलसीडी में सही नजर आता है, यहाँ पे नहीं सही नजर आ रहे, ठीक है। अच्छा जी, कैश डिस्काउंट अब किस पे लगाएंगे? 87 कितने परसेंट? 3% है, बोलो 260। लो जी नेट हाँ, बस वो ऊपर भाई ने देखा नहीं शायद। अच्छा, अब ये है जनाब नेट अमाउंट। अब इसमें कुछ चीजें ऐड कर देनी है, फ्रेट ऐड होगा, इंस्टॉलेशन ऐड होगी, इसको छोड़ें, पीएनएल में जाना है, लेकिन भूलना नहीं बाद में। फिलहाल प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग ऐड होगी, इसको भी छोड़ दें, इसको भी छोड़ दें। तो 3 चीजें हैं, बोलो जी। नंबर 1 फ्रेट, हाँ चार्जेस 263। नेक्स्ट इंस्टॉलेशन है, इंस्टॉलेशन है ना 245। नेक्स्ट टेस्ट रन 193। बस जी, कॉस्ट पूरी हो गई एसिड की, ठीक है। बोलो जी 9। एक बात फैसला कर लें आपस में, मैं जरा बैठ जाता हूँ। 9179, ठीक है जी। यहां से हमारा सवाल शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो 9179 कॉस्ट आ गई, रुपीज इन 1000 है। वैसे तो एक बार रिक्वायरमेंट पे ही लिख दें तो काफ़ी होता है, यानी बैलेंस शीट पीएनएल पे लिख देंगे, यहाँ पे लिखने की, वर्किंग में लिखने की जरूरत नहीं होती फिर रुपीज इन 1000, ठीक है। रिक्वायरमेंट में एक बार लिख दें तो यहाँ से फिगर उठ के वहीं जानी है। अच्छा जी, अब डेप्रिसिएशन करनी है हमने।
और डेप्रिसिएशन के लिए मेथड यूज करेंगे आउटपुट, तो कॉस्ट आ गई 91, रेजल वैल्यू कितनी गिवन है, डिवाइड करें इसको 12,000 वाली लाइफ से, अब ये 1000 में चल रहा है ना, तो मुझे 12 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, ऐसा ही है, डिवाइड बाय 12। इसको देख लो जरा, किसी को समझ ना आ रही हो इस बात की, तो कॉस्ट भी 1000 में, रेजल वैल्यू भी 1000 में, तो डिवाइड बाय 12,000 नहीं कर सकते, फिर आपने लाइफ भी 12 से डिवाइड करना है, 1000 में ही लाइफ लिखनी है। डन हो गया? नहीं समझ आएगी बात? आगे समझ? इसका आंसर क्या आता है वैसे? सिर्फ इसका इसका कितना? 750 क्या है? डेप्रिसिएशन पर यूनिट। अब वो आपको जिसको समझ नहीं आ रही उसके लिए मैं दोबारा कर रहा हूं, 9179,000 माइनस 175,000 डिवाइडेड बाय 12,000 आवर्स, इसका आंसर निकाल लो। तो ये मैंने समझाया है कि ऊपर अगर थाउजेंड्स में है तो ठीक है, समझ आ गई? ना समझ आए ना, ऐसी बात भी समझ ना आए तो आपने पूछ लेनी है, शर्म नहीं करना। हाँ साथ वाला क्या कहेगा, हाँ जी वो हंसेंगे, लोग हंसते रहेंगे, आप पास हो जाएंगे। आपने नहीं घबराना सवाल करने से, ठीक है? नहीं समझ आई तो नहीं आई ना, मेरे जैसे भी को होते हैं ना, सारे को आपके साथ वाले जैसे लायक थोड़े ही होते हैं, तो मेरे जैसे भी होते हैं। अब ये आ गई जनाब पर आर डेप्रिसिएशन। अब इस साल में कितने हावर्स चला है ये एसेट, मशीन हावर्स यूज ड्यूरिंग द ईयर 13 आर 2000 इनटू 2 जी, आंसर बताएं। 1500। ओके, अच्छा यार 1501 कर लो, इससे क्या फर्क पड़ता है जी? बुक वैल्यू 7678। अगर आप इजाजत दें तो यहीं पर पीएनएल बैलेंस शीट 13 की बना ना ले, क्या कहते हैं? सही नहीं है? स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ठीक है? तो यहां पे हम एक्सट्रैक्ट बनाएंगे, पीएनएल का एक्सट्रैक्ट बना लेते हैं। एसओसीआई में सिर्फ पीएनएल वाला पोर्शन है ना, ओसीआई तो अभी है नहीं आपके सिलेबस में, ओसीआई का सिर्फ एक ही आइटम है, रीवैल्यूएशन सरप्लस सवाल में है नहीं, इसलिए मैंने एसओसीआई नहीं लिखा, मैंने पीएनएल ही लिख दिया। ओके, अब पीएनएल के एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं जी। सबसे पहले हमारे पास आ गया है 31 दिसंबर 2013 ही है ना, 13 वाला साल, ठीक है? उसके बाद अच्छा, इसको बाद में देखते हैं, वो चीजें ढूंढो जो चीजें एसेट में नहीं आई लेकिन पीएनएल में जानी है। ये क्या है जी? 351 क्या है? स्टाफ ट्रेनिंग। ये 2013 के अंदर सारे का सारा एक्सपेंस आउट। फिर ये 528 2013 में सारे का सारा एक्सपेंस आउट, नहीं, एक साल का। ओके, तो सबसे पहले तो ये नंबर लेना मुफ्त के, स्टाफ ट्रेनिंग एक्सपेंस आ गया जी, कितना? 351। ऊपर रुपीज इन थाउजेंड लिखा हुआ है, पता है ना, ये इधर लिखा हुआ है, आपको नजर नहीं आ रहा, आप मतलब लिख लें। अच्छा, उसके बाद मेंटेनेंस, तो मेंटेनेंस कॉस्ट या एक्सपेंस वो मेरे बच्चों हर साल बराबर कितना टोटल? नहीं, टोटल 528 को डिवाइड कर दो 3 से, 176। अभी मैं एसेट की तरफ गया ही नहीं, वो तो बहुत आसान है आपके लिए अब, ठीक है? वो हम 1 मिनट में कर लेंगे। मैं इस वक्त जरा, ये थोड़ी सी ज्यादती है आपके साथ, समझ लें। ये जो मैं आपके साथ कर रहा हूं ना, मेंटेनेंस एक्रूवल वाली एडजस्टमेंट, ये थोड़ी सी ज्यादती है। उसकी वजह ये कि मैंने एक्रूवल खुद रिवाइज करवाया नहीं, बट इतना सिंपल है कि होपफुली आप इसको टैकल कर लेंगे, इतना मसला नहीं होना चाहिए, ठीक है? बहरहाल थोड़ी सी माफ़ी दे दें, क्योंकि अब उसको तो मैंने अलग से जब प्लान जो किया हुआ है कि आपको मैं एक्रूवल के ऊपर एक लेक्चर्स लगाऊंगा, 2 से 2.5 लेक्चर, इसलिए फिर थोड़ी सी माफ़ी दे दें। यहाँ पर आज गुजारा कर लें, जिसको समझ ना आए एक्रूवल की, इस कॉन्सेप्ट की, वो गुजारा कर ले। करते हैं, अभी मैं उस तरफ गया ही नहीं, एसिड की तरफ गया ही नहीं। अभी मैंने एसिड के अलावा मैंने कहा खाता सारा क्लियर कर लें, फिर एसिड तो आपको 1 मिनट में करने वाला काम रह गया आपका, वो मसला ही कोई नहीं रहा। अच्छा, अब इधर देखो भाई,
यकम जनवरी 13 पे हमारा साल शुरू होता है, 31 दिसंबर 13 पे पहला साल एंड होता है, 31 दिसंबर 14 पे दूसरा साल एंड होता है, 31 दिसंबर 15 पे तीसरा साल एंड होता है। एम आई राइट? यहां पे आपने समझ लो कितना है टोटल ये मेंटेनेंस, हाँ ये 528 आपने यहां पर पे किया, मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट कर लिया ना किसी मैकेनिक के साथ कि जी पूरे 3 साल तुमने हमारे प्लांट की मेंटेनेंस करनी है, पैसे इकट्ठे दे दिए आज, ठीक है। अब 1 साल सर्विसेज जब वो दे लेगा तो 31 दिसंबर 13 के एंड पे आके 1 साल का एक्सपेंस कितना बुक किया आपने? 176। लेकिन अभी भी यहां पे खड़े होकर कितना प्री पेमेंट में आएगा? 350। अब ये 352 जो है एक एसेट है, ये नॉन करंट एसेट्स में आएगा या करंट एसेट्स में आएगा? हाँ जी, तो ये मैंने कहा थोड़ी सी ज्यादती है, मैंने इसीलिए कहा इसको जरा अलग से बात कर लेते हैं, क्योंकि ये ना फिर एसेट को डिस्टर्ब करेगा। आपको लगेगा IAS 16 हमें समझ नहीं आया था ये सवाल करते हुए, नहीं IAS 16 नहीं, एक्रूअल का कॉन्सेप्ट है, ठीक है बच्चों। ये 352 ना तो सारा इधर आ सकता है, प्रीपेड जिस साल का होगा उस साल में नहीं जाता, ठीक है, ना ही सारे का सारा इधर आएगा। उसकी वजह क्या है? असल में ये सारा एसेट है, पहले बताओ एसेट तो ये है, ये एसेट तो है, लेकिन इस एसेट में कितना अगले 1 साल में फायदा आ जाएगा इससे? यानी अगले साल भी तो 176 एक्सपेंस बनना है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही हम कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब अगले 1 साल में इतना फायदा हमें मिल जाना है इस एसेट से, और अगले 1 साल में भी जो फायदा नहीं मिलना वो कितना होना है। अब इसका तरीका ये होता है कि आप क्या करें जी, आप सबसे पहले करंट लिखें, क्योंकि आप खड़े कहां पे हैं? ये आप ये खड़े, आपको अपना आप नजर आना चाहिए। ये आपका 31 दिसंबर 2013 के ऊपर ऐसे करके आपने पाँव रखा हुआ, ऐसे करके आप 31 दिसंबर 13 पे खड़े हैं। अब 31 दिसंबर 13 पे खड़े होकर आपने देखा अगले 1 साल में कितना आप इसमें से एक्सपेंस बना लेंगे। ये एक्रूअल है, माजरत मैं कर रहा हूं, पहले एक्रूअल की रिवीजन मेरे एंड में पेंडिंग है, इसलिए मुझे कंफर्ट फील नहीं हो रहा इसको कराते हुए, मेरी तबीयत ऐसी नहीं है, ठीक है ना। तो वो जाहिर सी बात है, अब 2 दिन जिस चीज़ पे लगाने हैं उसको मैं ऐसे कैसे 15-20 मिनट में करा सकता हूं, तो वो करेंगे इंशाल्लाह। तो फिलहाल गुजारा कर लें, समझ ना भी आए तो ओके। तो 31 दिसंबर 13 पे खड़े होकर प्रीपेड मेंटेनेंस कितनी है जो रिमेनिंग है? 352। इसमें से कितनी अगले 1 साल के अंदर प्रीपेड से एक्सपेंस बन जाएगी? तो वो क्या है? करंट। वो क्या है? करंट। और फिर टोटल में से 352 में से अगर आप ये माइनस कर देंगे तो बाकी क्या बचेगा? वो नॉन करंट है। अब मैंने नहीं कहा कि ये आपका एसेट 352 का नहीं है, ये अभी भी 352 का ही है, आपकी बैलेंस शीट में नजर आया, बस उसको तोड़ के दिखा दिया हमने करंट में और नॉन करंट। वैसे तो मुझे डिस्कशन करनी नहीं चाहिए थी, मुझे लग रहा है समझ आ गई है। मतलब मुझे यहाँ पे जान छुड़ा लेनी चाहिए, इसको सिर्फ प्रीपेड करंट में डाल देना चाहिए था। पता नहीं समझ आई है कि नहीं, किस किस को समझ नहीं आई? वो तो 528 तो मेरे चांद इधर था, 1 साल का तो एक्सपेंस भी बन चुका है ना, तो बचा ही कितना हुआ है प्रीपेड? इस साल भी मेंटेनेंस ले ली ना। ये 13 का बनाया, ये रेंट 13 पे हाँ तो 352 ही है। 176 14 में होगा और फिर 176 15 में होगा और कहानी खत्म हो जाएगी। नहीं ना, अभी नॉन करंट एसेट वो है जो इस 352 में से अगले साल में भी एक्सपेंस नहीं बनना, वो ये है। यहां खड़े हैं ना आप, यहां खड़े होकर जो अगले 1 साल के अंदर एक्सपेंस बन जाना है वो करंट, और जो अगले 1 साल में भी एक्सपेंस नहीं बनना वो नॉन करंट। ये प्री पेमेंट एक एसेट है, आपने खर्चा एडवांस में पे किया है। अब ये खर्चा जो आपने एडवांस, सुन लो पहले सुन लो, ये जो आपने एडवांस में खर्चा आज पे किया है, इस खर्चे का ये अब एसेट 352 का है आपके पास, क्योंकि एक तो एक्सपेंस बन गया ना इस साल में, फायदा ले लिया आपने 1 साल की मेंटेनेंस का। अब ये 352 की मेंटेनेंस का आपने अगले 2 साल में फायदा लेना है, तो जो अगले 1 साल में फायदा आ जाना है वो करंट एसेट में शो करो। फायदा आया नहीं अभी, आएबल है, ठीक है। और ये अगले 1 साल में भी फायदा नहीं आना, नॉन करंट, ठीक है जी।
प्रीपेड मेंटेनेंस, हाँ सॉरी, आई एम सॉरी। अच्छा जी, किसको बिल्कुल समझ नहीं आया? किसको बिल्कुल समझ नहीं आया? हाइब्रिड जाग जाए जरा, किसको? अच्छा चलो गलत सवाल, किस किस को समझ आ गया? किस किस को समझ आ गया? हाइब्रिड वाले बच्चे हाथ नहीं खड़ा करते, दरमियान में गर्ल्स बैठी हुई हैं, ये क्या मतलब? मैं जो पूछता हूं जवाब देना होता है। इधर भाई, किस किस को समझ आ गया? चलो अब नीचे कर लो, मुझे समझ नहीं आई, कोई एक दो अगर रह भी गए तो कोई बात नहीं, उनसे मैंने वैसे भी उधार कर लिया, ठीक है। चले जी वापस आए, आई एम सॉरी, हम पढ़ रहे थे IAS 16, आई एम सॉरी, ये लिखा रखा है, क्या कहता है, हम पढ़ रहे थे क्या जी? IAS 16, सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा जी, एसेट खरीदा हमने, वो होगी साइड में बात, ठीक है ना, मेंटेनेंस, ट्रेनिंग, लटरम पटरम, वापस आ जाए। IAS 16 अब आ गया दोबारा। एसेट खरीदा 9179, डेप्रीशिएट हुआ 1500, एक की डेप्रीसिएशन आई, कहां जाएगी? P&L। तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस आपने यहां पर वर्किंग नंबर 1 से लेकर लिखा, कितना? 1501, ठीक है जी। उसके बाद ईयर एंड पर ये बुक वैल्यू कहां पे चली जाएगी? बैलेंस शीट में। तो यहां पर आपने PPE भी लिख सकते हैं, आपने प्लांट लिख दिया तब भी ठीक है। तो इतना आसान हो जाता है उस वर्किंग से काम कि आपने बस उठाना है बुक वैल्यू को और यहां पर लिख देना है 7876। ये बहुत आसान है, अब आगे बहुत आसान है। मैंने वो बीच में तो थोड़ा सा ये लुच डाला है ना, ये असल में मेरा कसूर नहीं था, वो प्री पे वो एक्रूअल का कॉन्सेप्ट आ गया था। ये भी कोई मसला नहीं है, जब 2 दिन पूरे एक्रूअल पे लगाएंगे मसला नहीं रहेगा इंशाअल्लाह, ठीक है। मतलब नजर आ रहा है थोड़ी विटामिन प्रोटीन की इंट्रो की कमी है, मतलब एक्रूअल की, अच्छा पर दूर कर लेंगे इंशाल्लाह। चलें आगे। बैलेंस शीट P&L में इस PPE से IAS 16 से रिलेटेड बस इतना ही है, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस P&L में आना है और एसेट ने अपनी बुक वैल्यू पे नजर आना है। क्योंकि रीवैल्यूएशन है नहीं तो इसलिए इक्विटी वगैरह कुछ आ नहीं रहा, सरप्लस वगैरह, ठीक है। चलें आगे। नेक्स्ट ईयर आया, नेक्स्ट ईयर डेप्रीसिएशन। अब आउटपुट मेथड है तो कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ इन आवर्स है। फिर 2014 में कितने घंटे चला? 3200, 3.2। जी बेटा, ये चेंज बेटा 15 में हुई है, अभी हम 14 में खड़े हैं, वो अपग्रेड के बाद हुआ है, ठीक है, करते हैं उसको भी, ठीक है। अपग्रेड, एस्टीमेट चेंज, लाइफ वाला भी, एस्टीमेट चेंज रेजिडुअल वैल्यू वाला भी, दोनों ही कहां पे जाके हुए हैं? 2015 में जब अपग्रेड हुआ है। फिलहाल वो वक्त नहीं आया, ठीक है जी बच्चों। आंसर बताओ, एक तो जरा 1 नाल लई फिर दो ना तुसी, 2401 और बुक वैल्यू 5276, ठीक है जी। अच्छा क्या करूं मैं, किधर जाऊं मैं? 31 दिसंबर 2014, जल्दी से आप इसके एक्सट्रैक्ट्स बना लो, कितना आसान काम है ये, इस वर्किंग से एक्सट्रैक्ट्स बनाना। हाँ जी, P&L में क्या जाना है? 2401 की, अभी तो देखो 31 दिसंबर 2014 जी। स्टाफ ट्रेनिंग कोई नहीं आनी, पहले सॉरी पहले एसिड को कर लो यार, फिर आपने कहना है, फिर उस तरफ चल पड़ा है जी। 2401 का डेप्रीसिएशन एक्सपेंस आ गया और बैलेंस शीट में एसिड किस पे नजर आएगा? वो बुक वैल्यू बताओ ना, 5277, ठीक है जी। अब वो जरा उसकी बात भी कर ले मेंटेनेंस की, हम यहां पे खड़े हैं। अब ये 176 और माइनस हो गया, कहां माइनस हुआ? ये एक्सपेंस आउट बन गया, हो गया एक्सपेंस आउट, हो गया एक्सपेंस बन गया। अब यहां पे कितना बाकी है? और ये सारे का सारा चन माई, इधर देखो, ये सारे का सारा 31 दिसंबर 14 पे खड़े होकर कितना है? करंट। ये क्या है? क्योंकि अगले 1 साल में इससे फायदा, सारे का सारा इससे फायदा आ जा रहा है, तो प्री पेड मेंटेनेंस सारी की सारी करंट में आ गई, नॉन करंट में कुछ बचा ही नहीं। 15 में ये एक्सपेंस बन जाएगा और प्री पेड खत्म, ठीक है। हमारा एसेट पूरा 352 का ही था, तोड़ के लिखा, यहां पे हमारा एसेट सिर्फ 176 का ही है, लेकिन वो बचा ही सारा करंट है, ओके। ये बीच में ऐसे ही, चलो हाँ जी, यहां तक को मसला। मैं तो कहता हूं प्री पेमेंट को खत्म करो यार, ऐसी हर दफा आके ना हमारे एसेट को डिस्टर्ब कर रहा है। तो 31 दिसंबर 2015 आया,
कोई ट्रेनिंग नहीं है इस साल में ना, वो तो पहले साल में सिर्फ आई थी। और ये 176 एक्सपेंस आउट हो गया, तो फिर बचा ही कुछ नहीं। यानी इस साल के एंड पे ये क्या बचेगा, तो ना कोई करंट ना कोई नॉन करंट। तो ये असल में आपको अच्छा ही हो गया वैसे ये कर लिया है। उसकी वजह ये है कि जब हम एक्रूवल में जाएंगे तो इससे हेल्प मिल जाएगी। देखो 2013 में हमने 352 का एक्सपेंस कर दिया पे अगले 3 साल का, तो इसको कहते हैं प्री पेमेंट, एसेट होता है ये। फ्यूचर का एक्सपेंस आज पे कर दें तो ये क्या है, क्योंकि फ्यूचर में हमने फायदा लेना है, मेंटेनेंस का पैसे नहीं देने, ठीक है। अब ये 352 में से 176 एक्सपेंस बना, बाकी 528 में से 176 एक्सपेंस बना, 352 हमारा एसेट है, उसको तोड़ के लिख दिया हमने। अगला साल आया 176 मजीद एक्सपेंस बना और अभी भी 176 एसेट है, तो सारे का सारा करंट हो गया। और अगले साल में ये भी एक्सपेंस हो गया, तो यहां पे कोई प्री पेमेंट बची नहीं, 3 साल का ही मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट का। ओके, बेसिकली ये मुश्किल लग रहा है, IAS 16 में मुश्किल लग नहीं रहा। हाँ जी, 14 के एंड तक कोई मसला, 15 में प्री पेमेंट भी कर दिया, कोई मसला रह गया। अब 15 वाले साल में क्या हुआ है, जिनका पहला दिन है वो तो सोच रहे होंगे पता नहीं कितने फंस गए, ये कैसे सवाल है ना। हमको क्या पता कि हमने छोटे छोटे करके चीजें अलग अलग सीखी हुई हैं, सिवाय इस एक्रूवल के कॉन्सेप्ट के बाकी हमने सीखा ही हुआ था। और एक्रूवल का क्योंकि प्लान में अभी नहीं आया था इसलिए रिवाइज नहीं हुआ। ऑन यकम जनवरी 15 डेल्टा ने अपग्रेड किया है एट अ कॉस्ट ऑफ 1753। अब मेरे ख्याल में सबसे पहले तो 1753 की कॉस्ट, अपग्रेड की कॉस्ट बुक वैल्यू में ऐड करके बुक वैल्यू आफ्टर अपग्रेड निकाल लेते हैं, ठीक है। इधर देखो जी, यकम जनवरी 2015 अपग्रेड की कॉस्ट, क्योंकि हमने क्या ट्रीटमेंट पढ़ा हुआ है जी, अपग्रेड अगर हो तो उसकी कॉस्ट को एसेट की बुक वैल्यू में ऐड करते हैं। कहो तो लिखा हुआ दिखा दूं, सवाल भी किया था हमने, एग्जांपल 73 थी गालिबन, क्वेश्चन 70, ठीक है। तो अपग्रेड की कॉस्ट को एसेट की बुक वैल्यू में ऐड। अपग्रेड का मतलब ही क्या है, एक ऐसी कॉस्ट सब्सिक्वेंटली आपने इनकर की है एसेट की लाइफ के अंदर जिसने उसकी लाइफ, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, आउटपुट या क्वालिटी ऑफ आउटपुट बढ़ाई हो। तो इसने तो माशाल्लाह से एफिशिएंसी भी बढ़ाई है, लाइफ भी बढ़ाई है, रेजल्ट वैल्यू भी बेहतर हो गई है। खैर चले, हमें इससे क्या, अपग्रेड की कॉस्ट एसेट की कॉस्ट में क्या हो गई, ऐड, कितनी 17। अब बुक वैल्यू आफ्टर अपग्रेड निकाल लें, बुक वैल्यू आफ्टर अपग्रेड कितनी आ गई, 70, ठीक है। ये जनाब यकम जनवरी 15 को। अब अगर बड़े बच्चों कोई एस्टीमेट चेंज इसके अलावा ना होता तब भी यही ट्रीटमेंट था हमारा। हम क्या करते, हम इस दिन खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ निकालते, ठीक है। कितने साल गुजर चुके हैं, 5200, 2000 जमा 3200, 2000 प्लस 3200, 5200 गुजर चुके। ओरिजिनल 12 में से 52 गए, तो बाकी कितने। तो अगर वो एस्टीमेट चेंज ना भी करता तो हमने क्या करना था, अब ऑनवर्ड्स हमने, थोड़ी देर के लिए नोट ना करना, ये मैं गलत कर रहा हूं, ठीक है जी। हम करते 7030, हम कहते कोई चेंज नहीं बताया तो रेजल वैल्यू भी वही, और रिमेनिंग लाइफ हमने यहां खड़े होकर निकाली कितनी, 6800। और इस साल में कितना चला है ये एसेट, 1400। हाँ 6.8 लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा, आंखें बटन है 1.4। अच्छा सही है, ये हम करते अगर कोई एस्टीमेट चेंज ना होता तब भी, यही सिखाया था आपको, ठीक है। तो अपग्रेड के बाद की बुक वैल्यू को हमने, बुक वैल्यू आफ्टर अपग्रेड, अपग्रेड के बाद वाली बुक वैल्यू को हमने उस दिन खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ निकाल के, क्योंकि उसका हिस्सा बन गई ना, डेप्रिशिएट करना होता, यही सिखाया था। अब कोई नहीं, साथ में क्या आ गया, एस्टीमेट चेंज भी आ गया, उसको भी तो इसी दिन से अप्लाई करते हैं। और एस्टीमेट चेंज में भी क्या लेते हैं, बुक वैल्यू एट द डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट, वो यही तो है, ठीक है। रिवाइज्ड रेजिडुअल वैल्यू, अगर कोई रिवाइज होगी तो हो गई है रिवाइज, रिवाइज्ड बुक वैल्यू और रेजिडुअल वैल्यू कितनी, 350, दौड़े चेक की है मेरी। रिवाइज्ड रेजिडुअल वैल्यू, रिमेनिंग लाइफ, रिमेनिंग लाइफ ये तो वही रहना है ना, एक्चुअल है, किधर गया 1.4 वाला, हाँ ये तो एक्चुअल है, ठीक है। तो एस्टीमेट चेंज भी बीच में हमने इंपैक्ट डाल दिया, कोई मसला, समझ आइए बेटा। ये बोलो बोलो 6.8 कहां से आया था,
वैसे है नहीं सवाल में इस वक्त जरूरत, लेकिन कहां से आया था? ओरिजिनल लाइफ थी 12 साल, ओरिजिनल लाइफ, ठीक है। पहले साल 2013 में ये 2000 चला, 2014 में ये, तो रिमेनिंग 6.8 था यकम यानी 15 पे लाइफ आवर्स में। तो वो अगर एस्टीमेट चेंज ना होता, 8000 पे लाइफ ना जाती, तो हम 6.8 लेकर चलते। ये मैंने कहा है कि हमने सीखा था अपग्रेड के ट्रीटमेंट को, लेकिन चूंकि एस्टीमेट चेंज आ गया तो कुछ भी नहीं किया, बस उसी अपना बुक वैल्यू को डिवाइड कर दिया रिमेनिंग लाइफ से, रेजल वैल्यू रिवाइज होगी तो रिवाइज ले लिया। लेकिन ये एक्चुअल इस साल में इतने घंटे काम हुआ है। ओके, गॉट इट? कोई कन्फ्यूजन? किसी कन्फ्यूज हो तो जिन्होंने आज की क्लास ले ली जबरदस्ती, बैठ के उठ के नहीं गए, वो उनका भी काम बन गया, क्योंकि हमने इंट्रो से एडिशनल सिर्फ ये चीज पढ़ी है, ये भी पढ़ी है, बल्कि आपने बताया था इंट्रो में, आपने पढ़ा। ओ ये तो इंट्रो वाला सवाल ही हो, ओ यार ये तो कमाल हो गया। वैसे हैं आप लोगों को आज एक लाइफ लाइन मिल गई। आज कोई आपने नया काम नहीं किया, जिन्होंने लेक्चर लिया समझो ये लेक्चर आपका हो गया, डिडक्ट हो गया, ठीक है ना। हाँ, ये तो अल्लाह की तरफ से हुआ है। अभी डिस्पोजल शुरू करते हैं, आपको लग समझ जाएगी रीवैल्यूड एसिड का। हाँ करना है वो, ये तो सिर्फ भाई को दुआएं देना, ये हजरत को, ठीक है। हाँ जी, 31 दिसंबर 2015 1169 की डेप्रिसिएशन आ गई, बुक वैल्यू 61 बुक वैल्यू आ गई, ठीक है जी। लो जी, अल्लाह अल्लाह करके सवाल मुक्का। इस सवाल की वजह से ना असल में सवाल के अंदर ना, इसीलिए मैं इससे भाग रहा था, क्योंकि इसमें मुझे थोड़ा सा डिस्काउंट रिवाइज कराना था, आउटपुट मेथड रिवाइज कराना था, लेकिन आप लोगों ने आखिर मुझे पकड़ ही लिया, ठीक है। बट डेप्रिसिएशन तो लिखवा दो 1158 जी चांद, तुम अभी वहीं फंसे हुए हो, उसको छोड़ दो। इसके साथ लिखो पेंडिंग, विल डिस्कस विद सर अगेन आफ्टर रिवीजन ऑफ एक्रूवल बाय सर, लिखो। ओके, आई ड्रॉप हो गया, टेम्परिंग कर लूं जरा मैं मार्कर की। हम भी ना हम ही हैं कसम से। बहुत पसंद है मुझे वो फकर जमान, यकीन मानो, लेकिन पता नहीं हम क्यों ऐसे कर देते हैं हरकतें। अच्छा जी, कोई मसला है तो पूछ सकते हैं। जिनका पहला दिन है वो हाथ खड़ा करना था। दोबारा समझ आई है? इस सारे की समझ आ गई है कि थोड़ी थोड़ी आई? थोड़ी आई, सारी आ गई है, काफी ज्यादा आ गई। ओ माय गॉड, सारी आनी चाहिए थी भाई, क्योंकि हमने एफएआर का कुछ भी नहीं पढ़ा इसके अंदर, हमने इंट्रो ही रिवाइज किया इत्तेफाक से। ये हमारा बहुत पुराना होमवर्क है असल में, ये मैंने शायद ईद पे जाते हुए दिया था, तो ईद के बाद भी हमने हफ्ता पढ़ लिया, तकरीबन 6 को लेक्चर हो गए हमारे, तो ये बस पेंडिंग हो गया था, कर नहीं पा रहे थे। वहां की फोटो खींच लें, किसी ने यहां की फोटो खींचनी है, यहां की फोटो खींच लें। पहले इधर दिखा दो हाइब्रिड वालों को, मेरे ख्याल में तो ऐसे करके फोटो खींचेगी हाइब्रिड वालों की। ये हाइब्रिड वालों नजर सही आ रहा है ना? आज पहली क्लास है हाइब्रिड में, बच्चे बैठे हैं आगे, मतलब पहले बच्चे ही कोई नहीं थे, तो सारे मैंने इधर ही बच्चे खुचे इधर ही रखे हुए थे, अब वापस हो गए अपने अपने घर। भाई मेरी हाइब्रिड क्लासेस को अलग अलग करा दो, उन्हें को अपना कहीं और क्लास फिर देख लें कहीं पे, जरा रिलैक्स होके बच्चे बैठ जाते हैं फिर हाइब्रिड में, चौंकड़ी मार के। वैसे तो यहाँ भी बैठ जाए मुझे कोई मसला नहीं होता, आ जाया करो, बस क्लास में आया करो, छुट्टी नहीं करनी, एक भी छुट्टी ना करो, इंशाल्लाह पास हो जाओगे। करोगे ना कोशिश, छुट्टी वही होनी चाहिए जो मेरी हो भी सकती है सेशन में। अच्छा, इसका सोल्यूशन भी दिया हुआ था मैंने, इन्ना लिल्लाह, ये जरा गलत है, यहाँ पे सही कर लें फिर, करेक्शन बुक में मैंने कर दी थी, ये हैंडआउट के अंदर यहाँ पे ये मिसिंग है बेटा, सब सुन रहे हैं? करेक्शन कर लें, बुक में मैंने कर दी हुई है, वैसे बुक के अंदर करेक्शन हुई है। किसी एक मदर के रेड ने ये नहीं कहा कि करेक्शन सोल्यूशन की कर दें, सोल्यूशन में ये लिखा हुआ। सवाल सॉल्व नहीं हुआ था,
दोबारा ट्राई नहीं की फिर आपने? करेक्शन कर ली है? करेक्शन क्या करनी है, वो सोल्यूशन है, बस उसकी पिक्चर ले ली है, वो वही सोल्यूशन है। जो एक बात याद रखना पूरे सिलेबस के लिए है, जो तुम जमाई ले लो, जो सवाल क्लास में हो जाएगा ना तो वो फाइनल सोल्यूशन है। कभी कभी ऐसा होता है किताब के अंदर उससे कॉन्ट्रडिक्शन आए तो वो मुझे बतानी है, करेक्शन कर लेनी है खुद भी। क्लास वाला क्वेश्चन फुल एंड फाइनल होता है, कोई प्लस माइनस, जैसे अब देखो एक मिसिंग है, प्रिंटिंग एरर था, ये 176 यहाँ पे नहीं था, क्लास में हमने देखो तो 176 लिखा हुआ है ना करंट नॉन करंट में, जो भाई को समझ नहीं आया, अभी तक नहीं आया। क्या ऐसे एक्रूवल पढ़ा था, बैलेंस शीट बनानी आती है, करंट नॉन करंट का कॉन्सेप्ट ITA नहीं पढ़ी हुई। चलो चलो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह तब भी समझ ना आए तो फिर मैं जुर्माना दूंगा इंशाल्लाह, ऐसा होगा नहीं। वैसे बाय द वे क्वेश्चन क्या है 15 के अंदर, क्योंकि बचा ही कुछ नहीं, 3 साल की मेंटेनेंस थी, 15 वाले साल में तीसरा साल था तो वो मेंटेनेंस दे ली। अब 16 वाले साल में तो उन्होंने नए पैसे लेकर मेंटेनेंस की सर्विसेज देनी है। चांद ठहर जाना, खलो जाए एक मिनट। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट 13 में हुआ, 13, 14, 15 सर्विस मिलनी है, तो 15 में खड़े होकर जो 15 की सर्विस है वो मिल गई। अब 16 के लिए तो नए पैसे लेंगे वो, अगर लेंगे तो, यानी 15 का साल वैसा ही है जैसा 1 साल की सर्विस की आपने मेंटेनेंस के पैसे दिए हों और वो उस साल में सर्विस ले लें, तो कौन सा एसेट बनता है? एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट होता है। असल में ना प्री पेमेंट की एंट्री इस तरह से होती है यार, मैंने ये टॉपिक कराना है यार वैसे, ठीक है, वो फिर वहाँ पे अलग टाइम लगेगा ना। ये बस मेरा दिल पहले आज से पहले मैंने इतनी भी तफसील नहीं बताई, बल्कि आज से पहले हमेशा मैं इस सवाल में ये करता था, बेटा इसको लिख लो, बल्कि इसको काट दो, बाकी सवाल कर लेते हैं, और फिर जब प्री पेमेंट एक्रूवल प्री पेमेंट की जो रिवीजन हो जाएगी तो ये कुछ भी नहीं है। इंट्रो नहीं भी पढ़ी हुई तो खैर है, इतनी इंट्रो मैं अपनी मतलब की पढ़ा लूंगा मैं आपको इंशाल्लाह, ठीक है। हाँ जी, ओके कर दूं अब। चलो अब जल्दी से इसको भी देख ही लो। वैसे इसको नहीं देखते, मेरी बात सुनो, इसको नहीं देखते, आप डिस्पोजल को करते हैं शुरू। डिस्पोजल जिस स्केल पे मैंने ले जाने का सोचा था, हसरत उस ऊंचे पे, तो वो नहीं जा सकता ना 15 मिनट में, वो 2 घंटे में जाना था कहीं जाके। लेकिन इसका फायदा ये हो जाएगा कि डिस्पोजल बुनियाद डाल देते हैं, वो एसेट जो एक ही होगा, रीवैल्यू होगा, वो बिक जाएगा। ये वाला आपको जो होमवर्क में दिए थे सवाल, ट्राई कर, वो कर लेते हैं। फिर उसके बाद असल सवाल तो वो है कि 10 बिल्डिंग्स हैं, 4 बिक गई, 6 रह गई रीवैल्यूड वाली, तो वो फिर कल करेंगे, तो उसकी बुनियाद आज पड़ जाएगी। तो ये सवाल करूं तो फिर उसके लिए टाइम कम बचेगा। उधर आ जाओ, अब जो बात कल शुरू की थी ना जी उस पर। हाँ जी, डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो लेट आने वालों, आपने डिस्पोजल नहीं पढ़ा हुआ, फिर डिस्पोजल रीवैल्यूड एसेट का ओए होए होए, क्या समझ आनी है आपको? तो प्लीज इस 1 हफ्ते के अंदर आपने मेहनत करनी है, ठीक है। अच्छा जी, बात हमारी हो रही थी, ओहो देख लिया आपने, बात हमारी हो रही थी डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट। अगर कॉस्ट मॉडल पर एसेट रखा हुआ है तो डिस्पोजल के वक्त क्या करेंगे? जाने वाले एसेट की कॉस्ट को, जाने वाले को कोई रोक सकता, उसकी कॉस्ट को निकालो एसेट अकाउंट से, और उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में से निकालो। कितने अरसे की? कॉस्ट मॉडल वाला है ना, तो डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ सेल तक की, ठीक है। फिर कैश लिखो, गेन लॉस बैलेंसिंग। जी हमने डिस्पोजल किया था बचपन में, 4th-5वें लेक्चर में हमने कर लिया था, इतना ही था। फिर हमने रीवैल्यूएशन सीखी, अब जहन में आया रीवैल्यूड एसेट भी तो बिक सकता है, तो रीवैल्यूड एसेट बिके तो कल डिस्कशन हो गई। एसेट अकाउंट अगर रीवैल्यूएशन हो चुकी हो तो रीवैल्यूएशन के बाद एसेट अकाउंट में एसेट की कॉस्ट पड़ी होती है। ऐसे ऐसे कर रहे हो, होश के नेल्स लो। अगर एसेट रीवैल्यू हो चुका हो तो क्या एसेट अकाउंट में उसकी कॉस्ट ही पड़ी होती है ना? नो, अब बोला है नो, ऐसे ऐसे करके ऐसे, हाँ पता नहीं क्यों, मैं जो बोल रहा हूं वो भी सुनो। अच्छा जी, तो अगर एसेट कभी अपनी जिंदगी में रीवैल्यू हो जाए तो एसेट अकाउंट में उसकी कॉस्ट नहीं पड़ी होती, बल्कि लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट पड़ी होती है। तो फिर जब डिस्पोजल करेंगे तो एसेट अकाउंट में से निकालेंगे भी क्या? उसकी रीवैल्यूड अमाउंट। तो पहला चेंज ये आया था। दूसरा, हम जिस मेथड से रीवैल्यूएशन कर रहे हैं उसमें रीवैल्यूएशन के दिन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का कचूकुमा हो जाता है, आई मीन कला कमा हो जाता है, आई मीन एलिमिनेट हो जाती है। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अगर लास्ट रीवैल्यूएशन पे एलिमिनेट होकर निल हो गई है
तो फिर एक्यूमुलेटेड डेफिसिट अकाउंट के अंदर उस लास्ट रीवैल्यूएशन से डेट ऑफ सेल तक की डेफिसिट इकट्ठी हुई पड़ी होगी, तो सिर्फ वो निकालेंगे, बाकी कैश लिखेंगे और गेन लॉस बैलेंसिंग। लेकिन अगर सरप्लस पड़ा है तो सरप्लस क्या था, रियल सरप्लस क्या था, अनरियलाइज्ड गेन था, अनरियलाइज्ड गेन था। हमने कहा था ये भी कमाया नहीं है। तो अगर एसेट एक्चुअल में सेल हो जाए, तो अगर उस एसेट से रिलेटेड कोई सरप्लस पड़ा है इक्विटी के अंदर, तो उसको रियल सरप्लस में से निकाल के रिटेन अर्निंग में फेंको, क्योंकि अब वो अनरियलाइज नहीं रहा, अब वो रियलाइज हो गया। ठीक है, अब इन सवालों को फटे फटे कर लेते हैं। यार एक बात है, यहीं पे कर लेता हूं, आज बोर्ड पे नहीं जाता, ताकि कल फिर यहां से रिवीजन आपको करा सकूं। ठीक है, अच्छा जी, तो क्वेश्चन नंबर 64। अब लीगल वाले तो 10 मिनट रह गए हैं, को 5-10 मिनट इलीगल डाल के इंशाल्लाह ये तीनों कर लेंगे। अच्छा, तीनों ना भी हो, एक भी अच्छे से हो जाए तो बाकी दोनों वैसे ही हैं। तो इन तीनों में जिसको को मसला आया भी होगा, तो वो घर पे दोबारा ट्राई करने जोगा हो जाएगा, क्योंकि तीनों बिल्कुल एक जैसे सवाल हैं, सिर्फ थोड़ा डेटा डिफरेंट है, कॉस्ट का, लाइफ का। मुइन परचेज अ पौधा फॉर 300 मिलियन ऑन यकम जनवरी 10। बस इधर देखो, यकम जनवरी 10। मुझे गुस्सा आ गया ना, गुस्सा मुझे आता है, देखो सो भी आया हुआ है, ठंडा भी हो जाएगा। यार आप लोगों पे गुस्सा नहीं आता मुझे, लेकिन आ भी जाता है अपने आप पे कि कितना तो उस्ताद लगा हुआ मुझे। द प्लांट हैज एन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ, बस अल्लाह दी शान है ना, मेरे वर्गा भी उस्ताद लगा हुआ है। आप बहुत अच्छे, मैं बार बार कहता हूँ आप लोगों को, ऐसे अच्छे लायक पढ़ने वाले ज़बरदस्त बच्चे हैं आप लोग, बस जल्दी जल्दी पास करो, इधर रुकना नहीं है बिल्कुल। और रेजुल वैल्यू कोई नहीं है जी। ठीक है जी, यकम जनवरी 11 पर ये एसेट क्या हुआ, रीवैल्यू, और फिर ये एसेट 31 मार्च 11 को बिक गया है। ठीक है, अच्छा जी भाई, लेक्चर 14 ना कल था। अच्छा भाई, पार्ट 2 तो हमने शुरू किया हुआ है ना। अच्छा हाँ यार, वैसे डेल्टा ने ना आखिर ही कर दिया है। मजा आया वैसे आज? हाँ, सही रिवीजन हुई चीजों की, है ना। इंट्रो रिवीजन का बड़ा मजा आता है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 60 कौन सा है? अच्छा, डेट डिस्क्रिप्शन, वर्किंग है हमारी, डेट डिस्क्रिप्शन और प्लांट है, और चूंकि रीवैल्यूएशन भी है तो अगले 2 कॉलम भी आ गए। अच्छा मेरे बच्चों, किस दिन एसेट को खरीदा था आपने? यकम जनवरी 2010। कॉस्ट कितनी है? 300। फिर यूजफुल लाइफ इसकी क्या है? तो फिर 300/10। 300/10 कर लूँ पहले? हाँ, परेशान कर दिया करो पहले। 300/10 और फुल है। इसने भी परेशान किया हुआ एक तो, इस वन नोट ने। अच्छे भले नोट 10 में चला करते थे, हम हंसी खुशी जी रहे थे, उन्होंने अपग्रेड ही बंद कर दिया। ऊपर 3 महीने लिखा रहा था दूसरे वर्जन पे चले जाएं वरना रीड ऑनली हो जाएगा। हमने कहा मजाक कर रहे हैं। एक दिन वन फाइन मॉर्निंग में क्लास में आया तो इस पर कुछ हो ही नहीं रहा था, पिछले सेशन की बात। मैंने कहा आपसे शेयर करूं। जी बेटा, टेस्ट को क्या हुआ? टेस्ट में रीवैल्यूएशन नहीं है, डिस्पोजल नहीं है, रीवैल्यूड एसेट का डिस्पोजल नहीं है। सिंपल तो हो सकता है, रीवैल्यूएशन नहीं है। रीवैल्यूएशन बगैर का, रीवैल्यूएशन का सबसे बड़ा सवाल है। 3 एसेट्स की रीवैल्यूएशन है। ओके, आपने कब तक करना है? 4 बजे यहाँ से जाना है, आप 6 बजे तक अपलोड कर लेना। और बताओ, ठीक है? यहाँ बैठ के दे लो तो अच्छा है, जाते हो यहाँ पे आके बैठ के टेस्ट दे के यहीं पे अपलोड कर देना फिर, ठीक है? जी ज़रूरी है, उससे रिकॉर्ड रहता है, आगे पीछे भी नहीं होगा, टेस्ट चेक होकर भी उधर आ जाएगा, घूमेगा भी नहीं, सारी ज़िंदगी नहीं घूमेगा फिर आपका वो टेस्ट। अपलोड करना ज़रूरी है, तरीका सीखो और अपलोड करो। और कल जिसने टेस्ट ना दिया वो क्लास में आया,
ये मैंने उतार देना है, ये वाला वो वाला प्रोजेक्टर पीछे वाला, उसको उल्टा लटका देना है वहाँ पे, या तो फिर वो नहीं तो या फिर वो पोल नहीं। अच्छा नहीं, मैं ऐसा तो कुछ नहीं करूँगा, लेकिन मैं सचमुच में आपसे ना सच्ची मुझी वाला नाराज़ हो जाऊँगा, फिर मैं बता रहा हूँ, क्लास से आपको निकाल दूंगा, फिर आपको क्लास एक ज़ाया कराऊंगा आपकी, और फिर आपको नुकसान कराऊंगा, ठीक है? क्योंकि जब आप लोग खुद ही सीरियस नहीं अपने साथ टेस्ट के बगैर आप समझते हैं कि आपका पर्चा पास होगा ना, तो ये बड़ा वो 99.9% बच्चों का तो नहीं होता, 0.01% कोई वो अल्लाह की तरफ से, अल्लाह जो चाहे तो कुछ भी हो सकता है ना, वो तो छोड़ दें ना, एक्सेप्शन तो हमेशा ही होती है, लेकिन बहुत मुश्किल है ये। मैंने नहीं देखा टेस्ट छोड़ने वाले ज़्यादातर पास होते हो। प्लीज़ टेस्ट को इंश्योर करना है आपने, ओके? अब जो हो गया वो हो गया, आगे के लिए किसी और पेपर में हो गए थे पास तो अल्लाह लो हो गए। अच्छा जी, अब क्या करें? मैं तो कहता हूँ जर्नल एंट्रीज कर लेते हैं साथ साथ, ठीक है? तो 1 जनवरी 2000 फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2010। तो 1 जनवरी 10 पे एसेट खरीदा, एसेट डेबिट, कैश क्रेडिट। एसेट नहीं, प्लांट नाम है तो प्लांट ही लिख लो, पीपीई भी लिख सकते हैं वैसे आप, वो भी बिल्कुल ठीक है जी। कितने का? 300 का। फिर उसके बाद जी डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट, कितने से जी? 30 से। और जनाब आपका ये साल हो गया खत्म। अब जी 11 वाला साल शुरू होता है, और साल शुरू होते ही एसिड, तो पहले वही पुराना काम कर लें, कोई नई चीज़ पे सोचने की ज़रूरत नहीं है। जितना सवाल आता हो, मसलन अगर आपने डिस्पोजल ना किया हुआ होता और टेस्ट में ये सवाल दे देता, तो जितना आता है उतना तो करना था ना, रीवैल्यूएशन तो हो सकती थी ना। अब अगर इस सवाल के 5 नंबर होते, जनरल की 6 नंबर होते लेट से, तो आपको डिस्पोजल की एंट्री के 2 नंबर ना मिलते, 4 फिर भी मिल जाते। तो चलने वाले निकल गए, जो ठहरे जरा कुचल गए। चलना है, जो आता है वो कर देना है, अकाउंटिंग है, एक स्टेप भी लिखोगे, एक चीज़ भी लिखोगे, वहाँ पहुँचाओगे, उसका नंबर मिलेगा आपको। आई कैप पास करना चाहता है, ये गलत आपकी अजम्पशन बनी है दिमाग में कि वो फेल करना चाहता है। बस उसका एक लेवल है, उस लेवल पे अपनी एफर्ट को, अपनी तैयारी को, अपने पर्चे को ले आओ, लाजमी पास होता है बंदा, ठीक है? ये कभी भी नहीं होगा, ऐसा तो कई बार होता है, हमारे कैरियर में भी ऐसा कई बार हुआ होगा, लग रहा हो पास नहीं होगा और पास हो जाए। कई बार ऐसा होता है, लग रहा होगा यार पता नहीं पास ना हो शायद, और पास हो जाए। लेकिन ऐसा सच्ची पूछो ना तो कभी नहीं हुआ कि लग रहा है पास हो जाएंगे और फेल हुए। वो सिर्फ धोखा दिया होता है खुद को, घर वालों को, दोस्त अहबाब को, साथ वालों को। जितना आपको पता है ना पर्चा पास है या फेल है, उतना किसी और को पता, तो पक्का पास हो जाएगा जी, ऐसा पर्चा फेल हो जाए। मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा तो कई बार हुआ, यार पता नहीं क्या बनेगा, लगता है गड़बड़ी है, फेल ही ना हो जाए, और पास हो गया। ऐसा कई बार हुआ। एक लाइन खाली छोड़े, रीवैल्यूड अमाउंट लिखें। कितनी है जी? 500 मिलियन। तो फिर जी 230 का सरप्लस आ गया, रीवैल्यूएशन सरप्लस में चला जाएगा। अच्छा बातें नहीं करो, बातें करने के लिए मैं थोड़ी बातें करता हूं, आपके पास तो गुंजाइश नहीं बचती। फिर कल वैसे अभी नोट भी शुरू करना है, बड़ा लेट हो गया इस दफ़ा। लास्ट टाइम मैंने 14वें लेक्चर में शायद नोट की बुनियाद डाल दी थी, 1-2 लेक्चर आगे चला गया काम, लेकिन अगला काम कुछ कर लिया हमने, जैसे वो अपग्रेड वगैरह वाला सीन था। अच्छा अब इतना काम कर ले पहले। 1 जनवरी 2011 पर एसेट रीवैल्यू हो रहा है, तो कोई नया काम तो है नहीं। हाँ जी, अब 1 जनवरी 11 तक खड़े होकर देखें, जितनी एक्यूमुलेशन अकाउंट के अंदर रीवैल्यूएशन के दिन जितनी डेप्शन पड़ी है वो ट्रांसफर करें। अब चूंकि ये एसेट 1 जनवरी 11 या उससे पहले कभी रीवैल्यू नहीं हुआ, तो एसेट अकाउंट में एक्यूमुलेशन अकाउंट के अंदर डेट ऑफ परचेज से 1 जनवरी 11 तक की डेप्शन इकट्ठी हुई पड़ी होगी, और वो कितनी है? तो फिर इस 30 की डेप्रिसिएशन को एलिमिनेट करके निल कर दो। इसीलिए तो मैंने एंट्री में ये लिखा था। डिस्पोजल के दिन फिर क्या होगा, यानी अगर इस रीवैल्यूएशन के बाद एसेट डिस्पोज होता है, तो एक्यूमुलेशन अकाउंट के अंदर डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ सेल तक की डेप्शन नहीं पड़ी होगी, बल्कि डेट ऑफ
लास्ट रीवैल्यूएशन से डेट ऑफ सेल तक की डेप्शन पड़ी होगी। ठीक है, हाइब्रिड वाले जाग रहे हैं ना, ये जरा तीनों दरमियान वाली लाइन वाली गर्ल्स ना इस क्लास के बाद आना है इधर, ठीक है ना, मैंने इंटरव्यू लेना है आपसे, कितने लेक्चर्स रहते हैं और फिर इंटरेस्ट कैसा रहा क्लास के अंदर। हाँ जी, तो भाई वर्किंग में देखें तो ये 30 रुपए की डेप्रिसिएशन इकट्ठी हुई पड़ी है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट करेंगे और एसेट क्रेडिट कर देंगे, कितने से जी, तो ये एलिमिनेट होकर नील हो गया। इसीलिए तो इसके बाद वाली रीवैल्यूएशन में इस दिन से ऑनवर्ड्स की डेप्रिसिएशन, इसके बाद अगर एसेट डिस्पोज हो तो इस दिन से ऑनवर्ड्स डेप्रिसिएशन इकट्ठी हुई पड़ी होती है डेट ऑफ सेल तक की। ठीक है, समझ आ रहा है? ओके, हाँ जी स्टूडेंट। फेल कर देगा आपको, फेल कर देगा, नहीं होगा ऐसा यार। प्लांट लिख दो, पीपी लिख दो, एसिड लिख दो, सब चलेगा, कुछ नहीं होता यार, कुछ नहीं होता, कबीरा गुनाह नहीं है। बड़े हो जाओ, ए के बाद फुल स्टॉप डालेंगे तो फेल कर देगा, ए कैपिटल ए स्मॉल करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। दलेर हो जाओ, दलेर दलेर हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। इन वजूहात से आप फेल नहीं होंगे, फेल होने की वजह से फेल होंगे, होना पड़ना है। ठीक है, दलेरी से लड़ना है आपने। ठीक है, शेर दिल बनो, शेर दिल। ओके, ये सब मिथ्स हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, इधर आप एसिड लिख दो, इधर आप प्लांट लिख दो, उधर प्लांट लिख दो, इधर एसिड लिख दो, उधर प्लांट लिख दो, इधर पीपी लिख दो, सब चलेगा, लेकिन वही लिखो जो इधर भी उधर भी है, जब पता ही है तो। जल्दी जल्दी में कुछ ऐसा कर दो, कुछ नहीं होगा। ओके, चलो, और को मेरे लायक तसल्ली, प्लांट डेबिट रीवैल्यूएशन इन ओसीआई क्रेडिट, वेरी गुड। कितना जी, लो जी, एसिड रीवैल्यू हो गया। अब उसके बाद नई चीज आती है जी, नई चीज क्या है? प्लांट इज सोल्ड फॉर 750 ऑन 31 मार्च 11, तो भाई पहले 31 मार्च पे तो पहुंचे, एसिड को पहले 31 मार्च पे लेके तो आए, तो 3 महीने डेप्रिशिएट करना है। ठीक है, तो कोई एडी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, डेप्रिसिएशन करनी है, रीवैल्यूड अमाउंट, रिमेनिंग लाइफ इस दिन खड़े होकर निकालनी है, पता है ना, 9 साल, और ये आ गई पूरे साल की डेप्रिसिएशन 3/12, बस इतना सा करना था। और फिर अगली बात तो आपको पता ही है, हशर के साथ तो नशर लाजिम वाव मलजूम है, तो 230 है डिवाइडेड बाय 9 है इनटू 3/12। अब ये जो वर्किंग इतनी आगे चली गई है, इसका भी तो कुछ करना पड़ेगा कि नहीं? है जी, चले, अब एंट्रीज बन गई जी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट एक, और दूसरी एंट्री रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट, कितना जी, 14 और 6। क्या बेटा, 3/12 क्यों किया है? क्यों किया ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं वैसे, लेकिन बाय द वे 3 महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है ना, तो 3 महीने की ही इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन आनी है। किसने पूछा है? ओके, और वैसे तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, हम तो हशर के साथ नशर सैम टू सैम करते हैं। ठीक है जी, तो 31 मार्च 2011 पर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो गई, कितने से? 14 से, और रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट 6 से। ठीक है जी, अच्छा, अब जी क्या हुआ, ये एसेट बिक गया। अब जब एसेट बिकता है, मैंने गालिबन कहीं और भी ये बात की थी, वो जब अपग्रेड वगैरह नहीं करा रहे थे, मैंने कहा था हेल्प मिलेगी आपको आगे जाके, याद है? मैंने कहा था जब एसेट बिकता है तो इस वर्किंग में से उसकी बुक वैल्यू आपने निकाल के बाहर फेंक देंगे, यहाँ पे कुछ नहीं बचना। वो अलग बात है कि वो प्लांट था जिसकी एक मोटर निकली थी तो बाकी प्लांट बच गया था, यहाँ पे प्लांट है ये सारे का सारा ही जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब डिस्पोजल के दिन हम बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल को क्या करेंगे, यहाँ से माइनस, बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल माइनस करनी है। अब बुक वैल्यू कितनी है जी, जरा मुझे कोई सोच के बता दे बेटा। 500 क्या है, रीवैल्यूड अमाउंट। ठीक है,
एक बार एसिड इस पे आ गया ना, उसके बाद इसमें से कितनी डेप्रीसिएशन आज तक हो चुकी है, तो फिर क्या बुक वैल्यू पड़ी है 480। देखो अगर ऐसा करोगे तो बुक वैल्यू में ये एसिड वर्किंग में बुक वैल्यू इसकी कितनी हो जाएगी 0, क्योंकि ये बुक वैल्यू पर वर्किंग बन रही होती है ना, तो यहां पर तो बुक वैल्यू ही माइनस होनी है। बिल्कुल वो अपग्रेड और वो जो रिप्लेसमेंट ऑफ मेजर पार्ट ऐसे ही किया था ना, याद आ रहा है? मैंने वहां पे कहा था कि रीवैल्यूड एसिड जब डिस्पोज करेंगे तो उसमें यहां पे हेल्प मिलनी है, क्योंकि वर्किंग बुक वैल्यू में बन रही है, तो यहां से बुक वैल्यू ही माइनस करनी है। लेकिन जब आप जर्नल एंट्रीज की तरफ आएंगे तो जर्नल एंट्रीज में तो कॉस्ट अलग पड़ी होती है, अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अलग पड़ी होती है। ठीक है, तो यहां पर हमने एसेट अकाउंट में से क्या निकालना है जी 500। ये 500 क्यों निकाला? ये रीवैल्यूड अमाउंट है जाने वाले एसेट की। ठीक है, और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में से डेट ऑफ लास्ट रीवैल्यूएशन से आज तक की डेप्रीसिएशन, तो वो कितनी पड़ी हुई है 14 ही है। अब इन दोनों को नेट करो तो वही बनता है, ऐसे ही है ना। तो वर्किंग में से तो बुक वैल्यू निकलनी होती है। स्टेप 3 750 का बिका है, वी विल रिकॉर्ड कैश, और गेन है या लॉस है? कितना 264। तो पीएनएल के अंदर क्या आ गया जी बैलेंसिंग फिगर। लेकिन अब देखो ना, इधर देखो जरा, देखो अगर ये बुक वैल्यू आपने डिस्पोजल की माइनस की है प्लांट के कॉलम में से, तो प्लांट क्या हो गया है बोलो 0 हो गया है। लेकिन क्या रीवैल्यू सरप्लस भी 0 हुआ है? देखो तो 224 अभी भी इसका पड़ा हुआ है। अब ऐसे छोड़ सकते हैं इसको? तो मैंने कहा था कि डिस्पोजल के दिन अगर सरप्लस कोई डिस्पोज होने वाले एसिड से रिलेटेड कोई सरप्लस पड़ा हुआ है तो उसके साथ वही अशर करो जो आहिस्ता आहिस्ता कर रहे थे, एक ही बार कर दो। मतलब उसको क्या कर दो, यानी बुक वैल्यू डिस्पोजल की भी माइनस होगी और सरप्लस भी जितना रिमेनिंग है 230 का सरप्लस आया था, 6 ऑलरेडी ट्रांसफर हो गया था, 224 रुपए का सरप्लस रिमेनिंग था, उसको भी कहां फेंक दो रिटेन अर्निंग्स में। तो 31 मार्च 11 पर रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट की एंट्री होगी। ठीक है, कितने से? तो ये एक बात पता चली कि अगर रीवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा हुआ है तो डेप्रीसिएशन के वक्त भी 2 एंट्रीज हुआ करती हैं, और डिस्पोजल आ जाएगा तो भी 2 एंट्रीज ही होंगी। ये खसूसियत है रीवैल्यू सरप्लस अगर पड़ा हो तो। लॉस होगा तो फिर जैसे डेप्रीसिएशन की एक एंट्री है वैसे ही डिस्पोजल की भी फिर एक ही एंट्री होगी, क्योंकि सरप्लस पड़ा होगा तो ट्रांसफर होगा ना जी। ठीक है, ये जनाब आपका क्वेश्चन नंबर 64 है। बिल्कुल ऐसे ही 65 और 66 है, लेकिन कल मैंने आकर यहीं से बात इसलिए शुरू करनी है क्योंकि मैंने कुछ एक छोटी सी चीज़ और भी समझानी है आपको। ठीक है, तो आज के लिए जी इतना ही। हाँ जी, सवाल है भाई का। भाई यही बात मैंने कल डिस्कस करनी है, जो मैं कह रहा हूं कि मैं दोनों सवाल दोबारा यहां पे सॉल्व भी करूंगा और फिर आपके साथ कुछ बात भी करूंगा। डबल नहीं हो रहा, ये असल हो रहा है, डबल नहीं हो रहा। दरअसल जो गेन या लॉस आना है ना वो एक्चुअल वाला आ जाएगा। ये प्रूफ कल करेंगे, यही बात कल करनी है कि ये डबल तो नहीं है, डबल रिकॉर्ड हो रहा है। भाई कह रहे हैं गेन डबल रिकॉर्ड हो रहा है नहीं ऐसा हो रहा, नहीं हो रहा ऐसा, कल बताऊंगा जी। क्या बेटा बता दूं? हाँ 31 मार्च 11 पे डेप्रीसिएशन में क्या किया आ गई ना। अब ये एसेट यहां पर अगर आप देखें तो इस वक्त एसिड की बुक वैल्यू कितनी पड़ी हुई है? ये 486 बुक वैल्यू है इसकी, और सरप्लस कितना पड़ा हुआ है? ये क्या हो जा रहा है इसको जी, 486 का सरप्लस पड़ा हुआ है और ये एसिड पड़ा हुआ है और 220। अब ये एसिड जब बिक गया तो क्या ऐसे एसिड को यहां पे छोड़ सकते हैं? तो हमने एसिड को किताबों से निकाला है और सरप्लस को भी निकाल दिया। अब वर्किंग में चूंकि बुक वैल्यू पर वर्किंग बन रही थी तो निकलनी बुक वैल्यू थी, लेकिन एसिड अकाउंट में कॉस्ट या रिवेंट अमाउंट अलग पड़ी होती है, डेप्शन अलग पड़ी होती है, इसलिए यहां पर एंट्री इस तरह से हुई। ये हुआ सॉरी 500 इज द रीवैल्यूड अमाउंट
एंड 14 इज द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो बुक वैल्यू 486 बनती है। ये वर्किंग शो की थी क्योंकि मैंने ये इसको यहां पर लाइन नहीं लगाकर ये लिखा था ना, ये लाइन लगाकर ना लिखने की वजह से मुझे ये वर्किंग यहाँ पे करनी पड़ी। अगर लाइन लगा के लिख लेता तो फिर ये वर्किंग करने की बजाय डायरेक्ट ये लिख देते। पर ये इसलिए करवाइए बेटा कि असल सवाल ये नहीं, असल मंजिल मेरी ये नहीं है। असल मंजिल ये होगी कि 10 प्लांट्स होंगे जिसमें से 3 बिकेंगे और बाकी 7 होंगे। तो जो 3 बिकेंगे उनकी बुक वैल्यू ऐसे ही निकाल के माइनस करेंगे और बाकियों को रिमेनिंग को कंटिन्यू करेंगे। इसलिए मैंने लास्ट टाइम तक मैं ऐसे करता था, तो यहां पे तो आसानी हो जाती बच्चे को, आगे जाकर बच्चा फंसता था। तो इसलिए मैंने यहीं पे आज फंसा दिया कि यहीं पे फंस लो, यहीं पे मुझसे पूछ लो, यहीं से समझ लो, ताकि आगे जाकर आसानी हो जाए। ठीक है जी, ओके। क्या क्या अलग कहां? ये अलग ही तो है। ये नहीं, रिटेन अर्निंग का यहाँ नहीं बनाना, कोई जरूरत नहीं। नहीं 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 नहीं, नहीं। बस इतना ही है। ठीक है, ठीक है जी, जानते हो फिर कल आंदे हो फिर इंशाल्लाह। हाँ जी सर, रिकॉर्डिंग से पहले सवाल पूछना। हाँ बोलो बोलो, क्या होमवर्क क्या है? होमवर्क इससे अगले 2 सवाल है। 2 हैं 3 हैं, कितने हैं? जो पहले थे वही है, होमवर्क वही है, होमवर्क वही है। और फिर पास पेपर 4 आपने दोबारा कर लेना और पास पेपर 1 भी ट्राई कर लीजिएगा। क्वेश्चन तो मुझसे पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।